दोस्त, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक भूतिया मज़ेदार कहानी। अंत तक वीडियो में बनी रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है तीन दोस्तों की, और वो तीनों साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को पार्टी करने बाहर निकले थे। तब उनका सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो बिल्कुल खतरनाक टाइप के थे। अब वह तीनों उनके चंगुल से खुद को कैसे छुड़ाते हैं, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस भयानक रात की है जब हमने हमारी मौत को करीब से देखा था। ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1986 को। मैंने और मेरे दो दोस्त रमेश और सुरेश ने प्लान किया कि हम 31 दिसंबर को नानी घर में कैंपेन करेंगे और नए साल का पहला दिन वह जगह एक्सप्लोर करेंगे। हम कल्याण से रात 9 बजे निकले थे। उस रात कार मैं चला रहा था। रात के वक्त हाईवे वीरान दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी या साइकिल वाले दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमने शिवालय क्रॉस किया। फिर हमें भूख लगने लगी थी। हम ढूंढने लगे कि रोड साइड में कोई होटल या रेस्टोरेंट दिख जाए, पर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट हमें नहीं दिखा था, क्योंकि वो समय था 1986 का, जहाँ अब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज का दौर है जहाँ हर जगह हमको होटल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था। इसलिए हाईवे पर रेस्टोरेंट तो नहीं थे, मगर गांव के आसपास छोटे ढाबे हुआ करते थे। हाईवे की लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहां पर ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था और बाहर की लाइट भी चालू थी, पर दरवाज़ा बंद था। हमने सोचा कि अंदर कोई न कोई ज़रूर होगा। मैंने कार रोड साइड में लगाई और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी, पर हम धीरे धीरे से अंदर गए और देखा कि अंदर कोई नहीं था, पर चूल्हा जल रहा था, उस पर कुछ पक रहा था। और एक बात हमें अजीब लगी, उस ढाबे में बिग साइज फ्रीज़र था, जिसकी उस छोटे ढाबे पर ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कोई और ढाबा या होटल ढूंढ लेंगे। सुरेश ने मेरी बात में हाँ मिला दी, पर रमेश बोला कि तुम दोनों जानते हो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ हो जाता हूँ, और इस वीरान सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा। तो थोड़ी देर रुकते हैं। इसके बाद हम ढाबे में रखे पलंग पर इंतज़ार करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बीत गए थे। इन 10 मिनट में सुरेश पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाकर आ गया। उसने हमें बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, पर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बाल और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। लगता है ये जगह किसी सैलून का शॉप रही होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम तीनों ढाबा से बाहर निकलने लगे और कार की तरफ चलने लगे। जैसे ही हम कार के पास पहुँचे और हमने डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज़ आई, बिना भूख मिटाए ही यहाँ से जा रहे हो? हमने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक ड्रेस में एक सुंदर सी लड़की थी, जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज़ दे रही थी। फिर हम वापस मुड़कर उस ढाबे में गए। अंदर उस लड़की के साथ दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी शक्ल किसी तांत्रिक जैसी थी। उस आदमी ने कहा, यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा साहब। रमेश सुरेश ने मटन मंगवाया और फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। खाने का ऑर्डर देने के बाद हमने उस आदमी से कहा कि हम हमारी कार में बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक करेंगे, उसके बाद आकर खाना खाएंगे। उसने कहा कि आप यहाँ बैठकर भी पी सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में से हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से भी हमने थोड़ी बातचीत की। उसने खुद का नाम अधीरा और लड़की का नाम वसुंधरा बताया और कहा कि वह पास ही गांव में रहते हैं और बस समय बिताने और अपना शौक़ पूरा करने के लिए ढाबा चलाते हैं। हमारी ड्रिंक ख़त्म करने तक टेबल पर हमारे लिए प्लेट्स लगा के रखी थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की, अधीर और वसुंधरा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, और उनकी मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त रमेश ने पूछा कि यह मटन के पीस इतने बड़े क्यों हैं, तो अधीरा ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया कि बड़े टुकड़े खाने में ही मज़ा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं। हम खाना खाने और बातचीत करने में व्यस्त हो गए। उस वक्त हम काफ़ी नशे में थे। तभी मैंने उन दोनों को जल्दी जल्दी में
ढाबे से बाहर जाते देखा, पर नशे की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हंसी मजाक में बिजी हो गए। हम तीनों में सिर्फ सुरेश ही ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए खाना खत्म करने के बाद मैंने सुरेश से कहा कि तुम बिल दे आओ, हमने जल्दी निकलना है। फिर सुरेश अधीरा को ढूंढने लगा। उसने ढाबे के आसपास चेक किया, पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाया, पर वो दोनों कहीं नहीं दिखे। और फिर हम दोनों ने भी ढूंढना शुरू किया, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बीच उस जगह कहीं से धुआं आने लगा। हमें घबराहट सी होने लगी और डर के मारे हम तीनों कार की ओर दौड़ने लगे। और जब कार के दरवाजे हमने खोले तो पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारी भूख मिट गई, हमारी भूख का क्या। यह आवाज़ सुनते ही हम तीनों ने झट से पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त हमारे सामने जो भयानक नज़ारा दिखा था उसे याद कर आज भी हमारी रूह कांपती है। सामने खड़ी उस लड़की वसुंधरा के चेहरे पर खून लगा हुआ था और सबसे भयानक बात, उसके हाथों में एक कटा हुआ इंसान का सर था जो उसने फ्रीज़र से निकाला था। और वसुंधरा की बगल में अधीरा भी खड़ा था जो कि एक हैवान की तरह खून से नहाया हुआ था और उसके हाथ में एक कटा हुआ इंसानी हाथ था जिसे वह बार बार अपने दांतों से किसी जानवर की तरह तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये सब देखकर डर के मारे हमारी हालत खराब हो गई थी। हम तीनों फट से गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने लगे, पर हमारी नज़रें उन दोनों पर ही थी। वह हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे जैसे कि हम उनका शिकार हैं। उस वक्त बैड लक से हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और वह दोनों हमारी कार के पास मंडराने लगे। वह शैतान गाड़ी के छत पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा और वह चुड़ैल औरत गाड़ी के बोर्ड नट पर चढ़कर कांच को ऊपर से मारने लगी। कांच बस टूटने ही वाला था। मैंने एक लंबी सांस भरी और दिल से हनुमान जी का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के कल्याण की ओर भगाई। वह दोनों जानवरों की तरह गाड़ी के पीछे भागने लगे थे। वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और वह शैतान जानवर की तरह दहाड़ रहा था। काफ़ी लंबी दूर तक उन्होंने हमारा पीछा किया। बाद में वह दोनों अचानक गायब हो गए। उस भयानक नज़ारे को देखने के बाद हम घर वापस लौट गए और सुबह तक रमेश के घर रुके। सुबह होते ही अपने अपने घर लौट गए। गाइस, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, सुनसान जगहों पर ना जाएं, जहां भीड़ हो आप वहीं रुकें और कुछ खाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।